इंश्योरेंस क्लेम का दो टॉपिक था, एक टॉपिक था लॉस ऑफ स्टॉक और एक टॉपिक था लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज का सिर्फ हम लोग का मकसद है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, आज अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुमको लॉस ऑफ स्टॉक से भी इजी ये लगेगा। लॉस ऑफ स्टॉक में तो मान लो अपने को मेमोरेंडम ट्रेडिंग ये सब बनाना पड़ता है, ये उससे भी इजी लगेगा और उससे भी पहले आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट कंडीशन कंडीशन एक ही है कि आज वाला क्लास आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं जितना टाइम दे सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास अगर आपको समझ में आ गया तो लॉस ऑफ स्टॉक से भी इजी लगेगा। बोलोगे भैया यही वाला क्वेश्चन आना चाहिए, फिर तुम्हारे मन में रहेगा ना यही वाला क्वेश्चन आना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, लॉस ऑफ स्टॉक वाला क्वेश्चन। बट ये क्लास बहुत अच्छे से देख लेना तुम, ठीक है। आज मैं लिखवा लिखवा के समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या आऊंगा, स्टार्टिंग का हाफ ए आवर सब तो लिखा हुआ रहेगा, दोबारा सब रिपीट करा दूंगा और फिर 4 से 5 सम्स फटाफट करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। आज का लेके 2 क्लास, ठीक है। लिखो तो, लॉस ऑफ, गाइस लिखना साथ में मेरे, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि खाली मान लेते हैं ये अपना एक ईयर है, ये अपना एक ईयर है, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2024 से चालू हुआ और 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ। इसका कॉन्सेप्ट सुनना, ठीक है। तो सपोज सपोज 1 नवंबर 2024 को फायर टुक प्लेस, फायर टुक प्लेस, ठीक है। 1 नवंबर 2024 को आग लग गया, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, एक बार समझ लो फिर लिखना। बेसिकली करते क्या है, हम लोग इस दिन का स्टॉक निकालते हैं, जिस दिन आग लगा, जिस दिन आग, किस दिन लगा भाई, एक 1 नवंबर 2024 को आग लगा। तो हम लोग क्या करते, इस दिन का क्या निकालते हैं कि भैया स्टॉक हमारा गोडाउन में कितना था, स्टॉक अवेलेबल, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ फायर, है ना। तो इसीलिए हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, लॉस ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जिस दिन आग लगा था, जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में, गोडाउन में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, शोरूम में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन मुझे बताओ, अगर इस दिन आग लगा है तो क्या नेक्स्ट डे से बिजनेस करना आसान होगा क्या, इस दिन आग लगा है क्या बिजनेस करना नेक्स्ट डे आसान होगा क्या। अब इसको तुम रिलेट कर सकते हो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है, अगर फीवर भी आता है और खतरनाक वाला फीवर आता है, काइंड ऑफ डेंगू मलेरिया इस टाइप का फीवर आता है, या किसी भी टाइप का तबीयत खराब होता है, अपने को हफ्ता 10 दिन लगता है रिकवरी करने में। नहीं तो फिर चलना फिरना मुश्किल होता है, जो खाना आपको पहले अच्छा होता है वही खाना अच्छा नहीं लगता है ना, अजीब सा लगता है। तो बॉडी को फुल्ली रिकवरी करने में मिनिमम हफ्ता 10 दिन तो लग जाता है, तब जाकर आपका फुल पोटेंशियल आता है। जहां पहले आप 2-3 किलोमीटर कंटिन्यू चल पाते तो वहां आप 10 कदम चलना मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द हेल्थ कंडीशंस। तो एक बार अगर आपको बीमारी हो गई, उस बीमारी से निकलने में आपको टाइम लगता है कि नहीं टाइम लगता है ना। वैसे ही अगर इस दिन आग लगा तो आप नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा, 2 नवंबर, क्या 2 नवंबर 2024 से आप तुरंत बिजनेस करना स्टार्ट करोगे क्या, नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आग लगा है, आग से निपटने में प्लस रिकवरी करने में टाइम तो लगने वाला है। इसलिए पता है जब हम लोग पॉलिसी करवाते हैं, जब भी आप पॉलिसी करवाते हैं, इसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। आग वगैरह जो पॉलिसी करवाते हैं आप लोग ना बिजनेस में, उसको बोलते हैं जनरल पॉलिसी। तो जब भी आप पॉलिसी करवाते हैं तो हमें 2 पॉलिसी करना पड़ता है। एक करना पड़ता है कि जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक का पॉलिसी, कि उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था, हमको उसका भी भरपाई चाहिए। प्लस जब आग लगा है तो भाई मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीने 5 महीने लग सकता है रिकवरी करने में। क्यों, क्योंकि आज अगर आग लगा है तो आने वाले वक्त में मुझे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ना तो मेरे पास स्टॉक है, ना मेरे पास मशीन्स है, जो लेबर्स थे वो लेबर चले गए बेचारे, डर के मेरे आ नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशन था वो सब ठप पड़ गया, अच्छे से कोई काम हो नहीं रहा है।
तो आने वाले वक्त में हमारा प्रॉफिट हैम्पर होगा नहीं हैम्पर होगा। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अपने को 6 मंथ लगेगा भरपाई करने में, मतलब 6 मंथ लगेगा इस आग से, जो आग लगा है ना, इस आग से रिकवरी करने में कितना मंथ लगेगा? 6 मंथ लगेगा। तो नवंबर से 6 मंथ जोड़ो ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मान लेते ये हमारा अप्रैल आ गया, या 5 मंथ छोड़ो ना, डेट तो 5 मंथ पकड़ लेते, कितना मान लेते हैं? 5 मंथ। तो 5 मंथ कौन सा डेट आएगा? ये वाला डेट आएगा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मान लेते 5 मंथ लगेगा रिकवरी करने में, ठीक है। तो इस 5 मंथ में, ये जो 5 मंथ है, इस 5 मंथ में हमारा जो प्रॉफिट था, 5 मंथ लगा रिकवरी करने में, 5 मंथ लगा रिकवरी, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कम होगा या ज्यादा होगा? क्वेश्चन बस ये है कि आग लगा नवंबर में और आपको 5 मंथ लगा रिकवरी करने में, कैसे रिकवरी करोगे भाई? गोडाउन में अगर आग लगा तो गोडाउन को पहले रिपेयर कराओगे, है ना, फिर नया स्टॉक परचेज करोगे, फिर प्रोडक्शन करोगे, फिर एडवर्टीजमेंट करोगे, ये सब में टाइम लगेगा नहीं टाइम लगेगा? तो आपको 5 मंथ लगेगा रिकवरी करने में। तो ड्यूरिंग द 5 मंथ जो हमारा रिकवरी का टाइम है, उस वक्त क्या बिजनेस अपने फुल पोटेंशियल में काम कर पाएगा? जैसे अगर आपको फीवर होता है, तो फीवर होने में, जिस दिन फीवर खत्म हुआ, जब तक फीवर था तब तक अपने तो बेड रिडन होते हैं, अपने सोए रहते हैं। जब फीवर खत्म आना बंद करता है तब भी अपने को हफ्ता भर लगता है रिकवरी करने में, तब जाके बॉडी फुल पोटेंशियल में काम करती है। तो हफ्ता भर का पीरियड हमारा क्या हो गया? रिकवरी पीरियड हो गया, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि जब आग लगा था नवंबर में, तो 5 मंथ लगा मुझे रिकवरी करने में। तो ये 5 मंथ में क्या बिजनेस अपना फुल पोटेंशियल में काम करेगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले साल के प्रॉफिट से और करंट ईयर प्रॉफिट से, तो पिछला साल कब होगा बोलो तो? अगर 1 नवंबर को आग लगा है तो पिछला साल क्या होगा? 1 नवंबर 2023, है ना। और इसको इसको काउंट करो पिछला साल, 31 मार्च 2024, ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा, इस दिन का जो प्रॉफिट होगा, पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा, जिस दिन आग लगा उसका पिछला साल का पीरियड देखो। आग लगा था 1 नवंबर 2024 का, उसका पिछला साल क्या होगा? 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024। मतलब अपने को ना प्रीवियस ईयर देखना है, जब आग लगा था उसका ठीक प्रीवियस ईयर देखना है। तो 24 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23। तो नवंबर का प्रीवियस ईयर, अगर नवंबर 24 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? नवंबर 23। और ये मान लेते 5 मंथ लगा रिकवरी में, तो अगर ये 3/25 है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 3/24, है ना। तो अगर ये पिछला साल, ये जो 5 मंथ है पिछले साल का, अगर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो क्या करेंट ईयर में मैं 2 लाख का प्रॉफिट कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। क्या पिछले साल आग लगी थी? नहीं। तो पिछले साल तो भैया आग नहीं लगी थी। तो जब आग नहीं लगी थी तो हम तो फुल पोटेंशियल में काम कर रहे थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे। लेकिन करेंट ईयर में तो आग लग गया है, तो करेंट ईयर में जब आग लगा है तो इस मंथ में हम फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाए, तो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। समझ गए? तो जो प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, इस प्रॉफिट के लिए हमने एक इंश्योरेंस करवाया। जो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, इस प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक इंश्योरेंस कराते हैं। उसी इंश्योरेंस में हम लोग सीखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ। एग्जाम्पल दू, मान लेते पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का, ठीक है, और इस साल का प्रॉफिट है मान लेते हैं ओनली 20,000। ओनली कितना? 20,000। तो ओवरऑल एक नॉर्मल टर्म्स बताऊं, पिछला साल हमने कमाया था 2 लाख रुपया, इस साल हमने कितना कमाया? 20,000। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 1,80,000। एक नॉर्मल सिनेरियो में, ऐसा नहीं होता, इसमें और भी कुछ लगता है। तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए आया था कि जब यहाँ पे आग लगेगा तो मुझे 5 मंथ लगेगा रिकवरी करने में। तो ड्यूरिंग द 5 मंथ, कौन सा? करंट ईयर वाला, जब आग लगा था, तो मैं फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट जो कम हो रहा है, उस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए हमने क्या करवा लिया? इंश्योरेंस। जैसे लोग मेडिक्लेम करवाते हैं ना,
हॉस्पिटल का बिल से बचने के लिए लोग क्या करवाते हैं, मेडिक्लेम करवाते हैं। वैसे ही जो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, जो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, इस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए हमने क्या करवा लिया, पॉलिसी। और इस पॉलिसी का नाम क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है ना। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको, ये क्यों आया, कि जिस दिन आग लगा था उस दिन का स्टॉक कितना था, तो उसके लिए अलग पॉलिसी होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन आग लगा तो 5 मंथ लगेगा रिकवरी करने में, 5 मंथ लगेगा रिकवरी करने में। इस 5 मंथ के दौरान मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। जो मेरा प्रॉफिट कम हुआ है जितने रुपए से, हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, जिससे क्या हो जाए, ओवरऑल बिजनेस को ज्यादा लॉस ना हो। लाइव स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ आया लॉस ऑफ प्रॉफिट का गाइस। ठीक है, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया लॉस ऑफ प्रॉफिट का, कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया कहां से। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब तुमको मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं, क्या क्या स्टेप्स है। पहला, ये बस स्टेप्स को फोकस करना, ये जो स्टेप्स है ना इसको ही फोकस करना तुम लोग। ठीक है, लिखो तो, स्टेप टू बी फॉलोड, steps to be followed while calculating while calculating while calculating loss of profit, steps to be followed while calculating loss of profit। इसमें ना टोटल 5 स्टेप्स है, सॉरी 6 स्टेप्स है। टोटल कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है। ठीक है, अपना जो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। जस्ट मैं एक हिंट लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड सेल हमारा प्रीवियस ईयर होता है और एक्चुअल सेल हमारा कौन सा होता है, करंट ईयर होता है। जस्ट मैं हिंट लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं स्टैंडर्ड सेल का डेफिनेशन, एक्चुअल सेल का डेफिनेशन सब लिखवाऊंगा, खाली समझ लो। खाली कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल कौन सा ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, और एक्चुअल सेल हमारा कौन सा होगा, करंट ईयर का होगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का मामला क्यों आ रहा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरा सेंटर है, वो 1 साल के लिए बंद हो गया किसी कारणवश, भगवान करे ऐसा ना हो, बट किसी कारणवश मान लो 1 साल के लिए बंद हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे सर भैया कुछ भी बोलोगे कि आपको लॉस कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा बाबू जब मैं सेंटर खोला था तो मैं 1 साल में रफली 15-20 लाख रुपया कमा लेता था, सारा खर्चा वर्चा करने के बाद मेरा 7-8 लाख रुपया बच जाता था। अगर मैं 20 लाख रुपया कमा रहा हूं तो खर्चा भी तो कर रहा हूं भाई, तो खर्चा वर्चा हटाने के बाद मेरा 7 से 8 लाख रुपया बच जाता था। तो अगर मेरा तुम एक्चुअल लॉस देखोगे तो 20 लाख नहीं है, कितना लॉस है, 7 से 8 लाख। अरे जो मुझे मिलता था वही तो मेरे मुझे नहीं मिला। अगर मैं सेंटर खोलता तो पिछले साल मैंने कितना कमाया था, 8 लाख रुपया, तो करेंट ईयर में कितना कमाता, 8 लाख रुपया। या तो 8 लाख कमाता या उससे 10-20% एक्स्ट्रा कमाता, यही हो सकता था।
तो अगर आपसे मेरे से बोलोगे कि आपको लॉस क्या हुआ, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर मैं सेंटर पिछले साल खोला था तो मैं पूरे साल भर में 8 लाख रुपया कमाया था, पर इस साल तो मैं सेंटर नहीं खोल पाया। तो पिछले साल अगर मैं 8 लाख रुपया कमाया था तो करेंट ईयर में कितना कमाता? कम से कम कितना कमाता? 8 लाख। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख या 11 लाख कमाता। तो जब मुझे लॉस बोलोगे तो लॉस को बताने के लिए मुझे पास्ट ईयर का डेटा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे से लॉस पूछोगे तो मुझे करंट ईयर डेटा का लॉस निकालने के लिए किससे कंपेयर करना पड़ेगा? पास्ट ईयर डेटा से कंपेयर करना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात? दैट इज वाई यहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है ना। तो पिछले साल अगर आपने प्रॉफिट 8 लाख कमाया था तो इस साल भी कितना कमाते? 8 लाख कमाते या 10-20% ज्यादा कमाते। दैट इज वाई करंट ईयर कंपेयर किससे हो रहा है? पास्ट ईयर के साथ हो रहा है। अब क्लियर हुआ? चलिए स्टेप 2 निकालते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। याद करो लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग जीपी रेट निकालते थे, यहां भी निकालेंगे जीपी रेट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जीपी रेट कैसे निकालोगे? यहां पे फॉर्मूला चेंज है। जीपी रेट का फॉर्मूला यहां पे सेम है, लिखो प्रीवियस ईयर, अरे सोचो, लिखो नेट प्रॉफिट हाँ सोचो, क्लास ले रहा हूँ। हम्म, बोलो। कुछ आया है क्या अपडेट? हम्म। 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 क्या? हम्म। हम्म। ठीक है हम बात करते हैं। ठीक है हम बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर टर्नओवर इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर टर्नओवर मतलब क्या होगा? प्रीवियस ईयर सेल। प्रीवियस ईयर टर्नओवर मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर सेल। पता है ना, लिखने की जरूरत तो है नहीं। इनटू क्या कर देंगे? 100। अच्छा, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? सुनो, जब आग लगेगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, चलो मैं अपना कोचिंग सेंटर का एग्जांपल दूं, तुम लोग ज्यादा बेटर समझेगा। चलो ठीक है, तुमको समझाने के लिए खुद को बर्बाद करना जरूरी है। सुनो, मान लो इस कोचिंग सेंटर में अगर आग लगेगा तो क्या क्या खर्चा होगा मुझे पता है। मेरा सिस्टम, जो मेरा सिस्टम है, कैमरा, टीवी, ये सब जो सिस्टम है, तो मुझे पता है रफली इसमें कितना खर्चा लगेगा। मेरा फर्नीचर, ये लाइट वेट बर्बाद होगा। अगर मान लो कुछ बुक्स होगा, ये बर्बाद हो गया, तो मुझे पता है रफली इसमें 5 लाख रुपया खर्चा होगा। तो मुझे पता है कि मेरा रफली 5 लाख रुपया खर्चा होगा, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि जिस दिन कोचिंग सेंटर में आग लगेगा तो मुझे एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया का खर्चा पड़ेगा पड़ेगा रिकवरी करने में। आया समझ? ऐसा थोड़ी होगा कि जब आग लग गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब कोचिंग सेंटर चालू करूंगा तो पता क्या बोलूंगा? एक काम करो, सब लोग जमीन में बैठो और हम वाइट बोर्ड पढ़ाते हैं, दोबारा आग लग सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। अपने को तो वही फैसिलिटी देना पड़ेगा जो पहले दे के आए हुए। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोल के रखे हैं कि देखिए आग तो लग गया, प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, पर रिकवरी करने के लिए मुझे खर्चा भी तो करना पड़ेगा। आप लॉजिकली सोचो ना। आप रिकवरी करने के लिए, आप बीमार पड़ते हो, रिकवरी करने के लिए क्या किया जाता है? आपका खाना वाना बंद करवा दिया जाता है, या आपको एक्स्ट्रा फल खिलाया जाता है, एक्स्ट्रा विटामिन खिलाया जाता है। जहां आप दिन भर में 3 बार खाना खाते थे, मम्मी आपको 4 से 5 बार खाना खिला रही है। समझ पा रहे हो? अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा फल फ्रूट या मिल्क वगैरह नहीं पीते थे या दही नहीं खाते तो सब खिलाया जाता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? रिकवरी हो। उसके लिए क्या हो गया? खर्चा करना पड़ा। तो वैसे ही अगर गोडाउन में आग लगता है तो गोडाउन को रिपेयर कराने में, ठीक है, अब आग लग गया, फिर मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होंगे, नहीं खर्चे होंगे? तो आपने प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवा लिया, साथ ही साथ आपने खर्चे का भी इंश्योरेंस करवा लिया। रिकवरी करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, तब जाकर रिकवरी होगा। अभी सेंटर में आग लगा तो प्रॉफिट का तो अलग हिसाब है,
प्रॉफिट का तो अलग हिसाब है, प्लस इस सेंटर को दोबारा खड़ा करने के लिए कैमरा चाहिए, डेस्क चाहिए, आईपैड चाहिए, सिस्टम चाहिए, टीवी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लाइट चाहिए, सब तो चाहिए, माइक वगैरह चाहिए। तो इन सब में अगर 5 लाख रुपया लग रहा है तो मुझे पता है रिकवरी, मेरा रिकवरी कॉस्ट कितना है, 5 लाख रुपया। तो मैंने खर्चे का भी इंश्योरेंस करवा लिया। तो जब भी इंश्योरेंस क्लेम आप लेने जाते हो तो 3 चीज का इंश्योरेंस करवाते हो। जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक कितने का था उसका इंश्योरेंस, उस आग के वजह से आप कितना प्रॉफिट कम कमा रहे हो उसका इंश्योरेंस, प्लस आपको रिकवरी करने में कितना खर्चा लग सकता है वो वाला। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब एक एग्जांपल दूं, अगर आप खर्चे का इंश्योरेंस नहीं कराते, एज्यूम एज्यूम करो कि आप खर्चे का इंश्योरेंस नहीं करवाए, एज्यूम डेट कि आपने खर्चे का इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो क्या होगा? अगर आपने खर्चे का इंश्योरेंस नहीं करा तो क्या होगा बताओ? आपका पिछले साल का प्रॉफिट था 8 लाख रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर जी आप पिछले साल 8 लाख रुपया कमाए थे, ये लीजिए 8 लाख रुपया। एक रफली एग्जांपल देता हूं, पिछले साल मैंने कितना कमाया था? 8 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कितना दे दिया? 8 लाख। लेकिन उस जैसे ही मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपया आया, मैं तो 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया फर्नीचर, कैमरा, टीवी, माइक, आईपैड, कंप्यूटर, ये सब लेने में। तो मेरे पास बचा कितना? 3 लाख रुपया। अब वो 3 लाख रुपया से मैं बिजनेस चालू करना स्टार्ट करूंगा, हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो जाए बिकॉज मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहे। लेकिन फायदे में कब होता? जब मैं प्रॉफिट का अलग इंश्योरेंस करवाता, खर्चे का अलग करवाता। तो प्रॉफिट का लेता 8 लाख रुपया और खर्चे का लेता 5 लाख रुपया, तो टोटल मेरे पास कितना पैसा आता? 30 लाख आता। अगर 30 लाख नहीं भी आता, 12-11 लाख रुपया आता, तब भी तुम्हें सरप्लस में होता। दैट इज वाई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज लेते हैं, कि कुछ ऐसे स्टैंडिंग मतलब फिक्स, कि मुझे पता है कि आग लगेगा तो इस सेंटर को रिन्यू करने में मेरे को 5 लाख रुपया लगेगा। दैट इज माई फिक्स खर्चा, दैट इज माई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। दैट इज वाई इस फिक्स एक्सपेंडिचर का मैंने क्या करवा लिया? इंश्योरेंस। इसी को अपने क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस, या सॉरी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर हुआ चीज? तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना था? 8 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? 5 लाख। अब मेरा टर्नओवर कितना था? 20 लाख। याद है मैंने बोला था ना, इंटू कर देंगे 100, क्या आ जाएगा मेरा? जीपी रेट। लाइव स्टूडेंट देखिएगा, फोकस कीजिएगा। मेरा पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 8 लाख। इस सेंटर को दोबारा रिन्यू करने में कितना लगेगा? 5 लाख। पिछले साल का टर्नओवर कितना था? 20 लाख। इंटू कर देंगे 100, मेरा आ जाएगा प्रॉफिट का रेट। कोई डाउट किसी को? कैसे निकला जीपी रेट? प्रीवियस ईयर का ही तो निकलेगा ना, तो उसका कंपेयर करेंगे करंट ईयर के साथ। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चार्ज नहीं होता, ये कब लिया जाता है? ये स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको पहले से बताना पड़ता है, आपको एक रफली फिगर देना पड़ता है कि आपको सेंटर, हाँ जब आप सेंटर या अपना जब आग वगैरह लगेगा तो आपको रिकवरी में कितना खर्चा लग सकता है वो सोच के बताना पड़ता है। उसके हिसाब से तुम्हारा प्रीमियम का अमाउंट होगा। अगर तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस ज़्यादा है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो तुम्हारा प्रीमियम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये सब बता के तब प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? सर बोल रहे थे कि आपका ऐप में डायरेक्ट टैक्स और डिडक्शन जो चैप्टर है उसमें सर आपका डे 5 में ऑडियो नहीं आ रहा है डे 5 में ऑडियो नहीं आ रहा? नहीं सर, हम चेक किए डे 4 डे 6 चेक किए, दोनों का आ रहा है लेकिन बीच का डे 5 का ही नहीं आ रहा। डिडक्शन डे 5 का ऑडियो नहीं आ रहा, देखो तो। है तो आवाज तो आ रहा है। भाई एक बार ऐप चेक करना पड़ेगा तुम्हारा। आ रहा है ना? एक बार ऐप को इंस्टॉल करो।
फिर दोबारा साइन, हाँ तुम तो डरवा दिया, 1.5 घंटे क्लास था, बच गया मैं। चलो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3, अब निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। जीपी रेट इंटू शॉर्ट सेल, फॉर्मूला क्या हो गया? जीपी रेट, जो आपका जीपी रेट आया इंटू शॉर्ट सेल, मतलब वही स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, तो जीपी रेट इंटू शॉर्ट सेल। इसको अपने समझेंगे, सॉरी इसको अपने क्या समझेंगे? स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, ठीक है ना। आप स्टेप 1 पहले भी लिख सकते हो, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट या जीपी रेट इंटू शॉर्ट सेल, ठीक है। अभी कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। टोटल कितने स्टेप है? 6। चलो ये तीनों स्टेप को दिमाग रखते हैं। पहले क्या निकालेंगे? स्टेप 1 में क्या था? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल किस ईयर का रहेगा? प्रीवियस ईयर का रहेगा। एक्चुअल सेल किस ईयर का रहेगा? करंट ईयर रहेगा, ठीक है ना। तो जब प्रीवियस ईयर की बात आ रही है तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, जब प्रीवियस ईयर की बात आ रही है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, करंट ईयर में तो आग लग गया, बिजनेस पूरे साल भर कर नहीं पाए, तो करंट ईयर का प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता है। तो किस ईयर का प्रॉफिट का सवाल उठता है? प्रीवियस ईयर का। आया बस हमने। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट कैसे निकालोगे? ये याद रखना, सर का नेट प्रॉफिट प्लस सर को रिकवरी करने में कितना खर्चा लग सकता है डिवाइडेड बाई सर का टर्नओवर इनटू 100। याद आया ना। तो कैसे फॉर्मूला बना? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर टर्नओवर इनटू 100। अभी स्टेप 3 हमारा क्या हो गया? स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, बात खत्म। स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था? शॉर्ट सेल, और स्टेप 2 में क्या था? जीपी रेट, ठीक है। दैट इज आवर स्टेप 3। अब आते हैं अपने स्टेप 4 में। लाइव स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है क्या 3 स्टेप में? चलिए बहुत बढ़िया। आज बस यही स्टेप सीखेंगे, क्योंकि ये अगर दिमाग में बैठ गया फिर तो कुछ है ही नहीं, बस स्टेप समझना अपने को। स्टेप 4 आते हैं। अब सोचो, अपने तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लगा दिए, अपने तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो लगा दिए, उसका इंश्योरेंस भी ले लिए, ठीक है। लेकिन जोरी है क्या 5 लाख रुपया खर्चा होगा? जोरी है क्या 5 लाख खर्चा होगा? उससे ज्यादा भी तो हो सकता है। जब मैं कैमरा खरीदा था, जब मैं फर्नीचर बनाया था, जब मैं एसी लिया था, आया सुनो, जब मैं आईपैड लिया था या जो भी, तो मुझे हो सकता है मैंने ये 4 साल पहले लिया था, तो मेरे दिमाग में जो खर्चा चल रहा है वो 4 साल पहले वाला। अब मोदी जी है तो मुमकिन है खर्चा बढ़ भी सकता है, क्या बढ़ेगा ही? 100% है ना। तो खर्चा तो बढ़ ही सकता है, तो 4 साल में खर्चा तो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो इस केस में मुझे पता है मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो 5 लाख नहीं होगा, उससे क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो अब ये जो मेरा खर्चा ज्यादा हो सकता है, अब उसकी बात हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। चलो लिखते हैं, लिखो ना वर्किंग एक्सपेंसेस। अरे यार स्टूडेंट क्या मैसेज कर रहा है? रिप्लाई कर दो इसको। देखो ना वर्किंग एक्सपेंसेस, वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ फायर, ठीक है। लिखो इसका, इसमें इसमें लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट मतलब लोअर, लीस्ट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बोलो ना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है, ए पॉइंट ए, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, ठीक है, टेंशन मत लो। गिवन इन क्वेश्चन, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस गिवन इन क्वेश्चन, बी, ठीक है ना। अब इसका दो मेथड है निकालने का, बी वाले का दो मेथड है, ठीक है। यहाँ पे कवरेज होता है, ठीक है, एक बार लिख लो, समझा देता हूँ, ठीक है, लिखो नेट प्रॉफिट या एक्चुअल, ऐसे लिखो एक्चुअल, एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस इनटू coverage required whole divided by coverage required plus uninsured standing charges, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं सीए इंटर सीएमए इंटर में, पर बीकॉम में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता। बीकॉम में इसका एक उल्टा फॉर्मूला, मतलब यही सेम चीज है पर एक अलग तरीके से। कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, कवरेज रिक्वायर्ड क्या होता है, जीपी रेट, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जीपी रेट इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जीपी रेट इनटू जीपी रेट इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब क्वेश्चन आता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या है, टीआई का मतलब क्या होता है भाई, टर्नओवर, ठीक है। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर, अच्छा पिछले साल का टर्नओवर अगर 20 लाख था तो जरूरी है इस साल 20 लाख होगा, थोड़ा ज्यादा भी तो हो सकता है। अरे थोड़ा ज्यादा होता नहीं होता, ज्यादा ही होता है, 10-20% तो बढ़ता ही है। तो मान लो पिछले साल 20 लाख रुपया था, 10% बढ़ गया, तो इस साल कितना होगा, 22 लाख होगा। तो ये जो 22 लाख होगा दैट इज आवर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो लिखो ना एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कंसिडरिंग ग्रोथ फैक्टर, एनुअल टर्नओवर एनुअल टर्नओवर कंसिडरिंग ग्रोथ फैक्टर, कि मेरा पिछले साल का टर्नओवर था 20 लाख रुपया, 10% मान लो इस साल बढ़ जाता, 20 लाख में 10% क्या करते, ऐड करते, कितना होगा, 22 लाख हो गया, दैट इज आवर एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है ना। पर पता है इसको ना तुम लिखो बड़ा सा और, बड़ा सा और लिखो। बीकॉम में ना मैं देखा हूं, जितना भी मैंने बुक देखा हूं, बीकॉम में ये वाला फॉर्मूला लोग यूज नहीं करता, बीकॉम में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते लोग, ठीक है। यही सेम चीज है, जैसे हम लोग जब सीए इंटर या सीएमए इंटर पढ़ाई किए थे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। जो सीएमए कर रहा है हो सकता है उसके इंस्टीट्यूट्स में देखना यही फॉर्मूला दिया रहेगा, पर बीकॉम में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। बीकॉम में क्या होता है, सेम चीज है, सेम चीज है, मतलब होता ना, कान सीधा नहीं पकड़ रहा है, घुमा के पकड़ रहा है, कान पकड़ रहा है पर घुमा के पकड़ रहा है, वही हिसाब है यहाँ पे। बीकॉम में ये लोग चालू करते हैं नेट प्रॉफिट से, देखो इन बीकॉम, यहाँ लिख लो इन बीकॉम, लिख लो इन बीकॉम फॉर्मूला यूज्ड,
लिखो एक्चुअल एक्सपेंसेस ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस वही वाला है, यहां भी देखो था ना एक्चुअल एक्सपेंसेस। अरे एक्चुअली ये तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही तो है, ये हमारा क्या है एक्चुअल एक्सपेंस ही तो है, जिसको लिखे ना एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ठीक है इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। होल डिवाइडेड बाई, अच्छा नेट प्रॉफिट को मैं एनपी लिखूंगा ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। बीकॉम में ये फॉर्मूला यूज होता है, कॉलेज वाले आप लोग जाते नहीं है, वरना पता चलता कॉलेज में क्या यूज हो रहा है। कॉलेज जाते हैं आप लोग? सर हाँ बोलो। सर अभी ऑडियो है ठीक। ठीक है भाई। सर और एक क्वेश्चन सर बोल रहे थे कि हमारा स्टैनफोर्ड का प्रोबेबली एग्जाम डेट कौन सी हो सकती भाई है ऑफिस नंबर इस तुम मंथ? क्लास में क्यों पूछते हैं सब चीज, ऑफिस नंबर दिया हुआ है ना, बहुत सारे नहीं बच्चे। सर मतलब आपका आपका एचयू का एग्जाम डेट कब आता है? हाँ तो ऑफिस में पूछो ना, वो लोग बताएगा। ठीक ओके सर। हाँ, बहुत सारा बच्चा देखते हैं ऐप में मैसेज करता है, ऐप में जो मैसेज का नहीं उसमें मैसेज करता है, ऐप में क्यों मैसेज करना भाई, ऑफिस नंबर में है उसमें मैसेज करो। रात को 2 बजे मैसेज करता है, फिर भोर में 6 बजे बोलता है आया नहीं रिप्लाई। रात को 2 बजे मैसेज करेगा, 6 बजे बोलता है भैया रिप्लाई नहीं आ रहा है। अरे भाई इंसान है, रोबोट नहीं काम कर रहा है, चैटबॉट लगा दे क्या, चैटबॉट पे वही बोलेगा, जो कुछ भी बोलो वही एक ही रिप्लाई आएगा उसमें। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। सब आ जाएगा भाई, तुमको कुछ तुम लोगों को कुछ भी डाउट होता है ना ऑफिस में पूछा करो, वहां पे 2 आदमी इसके लिए ही बैठा हुआ है, ठीक है वो रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आता फिर मेरे पास आओ। ये फॉर्मूला देखो, एक्चुअल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस इनटू द कवरेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अब कवरेज रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या था, जीपी रेट इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या है, एनुअल टर्नओवर कंसिडरिंग द ग्रोथ फैक्टर। ये हम लोग सीएमए इंटर और सीए इंटर में फॉलो करते हैं, मतलब सीएस वगैरह में फॉलो करते हैं, सीएससी में फॉलो करते हैं, पर बीकॉम में इसको सिंपल कर दिया गया, कैसे बोला जाता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस into the net profit plus insured standing charges divided by net profit for all standing charges। तो ये इसलिए आगे लग रहा है, इजी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, क्वेश्चन में इंश्योर्ड भी दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा। हाँ तो बीकॉम में जो क्वेश्चन सेट होता है ना, बीकॉम में जो क्वेश्चन सेट होता है वहां पे नेट प्रॉफिट दिया रहता है, समझ में आया मेरी बात। तो बीकॉम में जो क्वेश्चन सेट करता है ये लोग, ये इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन सेट करता है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाए, अगर मैं तुमको ये वाला फॉर्मूला समझाया ना तो आंसर सेम आएगा, आंसर एक बार मैं करके तुमको दिखा भी दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एनुअल नेट प्रॉफिट बार बार दिया रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये नेट प्रॉफिट क्यों दिया है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब नेट प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है तो ये बार बार नेट प्रॉफिट दे क्यों रहा है, क्यों दे रहा है उसके पीछे लॉजिक बता दे रहा हूं। एक्चुअल में फॉर्मूला है ये, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे सेट नहीं होता, क्वेश्चन किस पे सेट होता है, इस फॉर्मूला पे। दैट इज वाई आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, समझ में आया। ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया, नहीं 4 में कितना स्टेप था, 3 स्टेप था, ए हो गया, बी हो गया, अब सी लिखो। जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस।
ठीक है, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। अब बताओ, जीपी रेट मेरा प्रीवियस ईयर का है, तो जो मैंने खर्चा किया है करेंट ईयर में उससे मेरा सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अरे भाई मैंने दोबारा से 5-6 लाख रुपया खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट किया, सेल तो मेरा बढ़ेगा। तो उसको बोला गया जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड, मतलब आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। तो आग लग गया तो छोड़ दोगे क्या? दोबारा उसको रिन्यू करोगे। तो जब आपको रिन्यू करोगे तो भैया खर्चा तो लगेगा, उस खर्चे की वजह से सेल क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो आपका जीपी रेट आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ये 3 चेक करेंगे। पहला एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है। दूसरा क्या चेक करेंगे? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू कवरेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, या बीकॉम वाला देख लो, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ऑल का मतलब यहां पे क्या हो गया? जो इंश्योर्ड भी आएगा और अनइंश्योर्ड भी आएगा। जिस खर्चे पर आपने इंश्योरेंस लिया वो भी आएगा, और जिस पे इंश्योरेंस नहीं लिया वो भी आएगा। ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों मिला करके, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों मिला करके। फिर पॉइंट नंबर सी हमारा क्या आएगा? जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कि हमने हमारा जो पिछले साल का जीपी रेट था इनटू इस साल जो हमने खर्चा किया उसके वजह से जो सेल्स आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप 4। अब आइए स्टेप 5, सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स, सेविंग्स इन करंट ईयर, सेविंग्स इन करंट ईयर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, केवल इन क्वेश्चंस कि करंट ईयर आपका ओवरऑल सेविंग कितना है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सेविंग्स इन करंट ईयर। ठीक है, स्टेप 6 बहुत आसान है, बोलता है स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। ठीक है ना? क्या चीज? यही हमारा लॉस निकलेगा, हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। स्टेप 4 से हमारा क्या निकलेगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको लिखो तो स्टेप 6 लिखो, ग्रॉस क्लेम लिखो, सबसे बेटर रहेगा ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम, स्टेप 6 लिखो ग्रॉस क्लेम। कितने स्टेप से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार लिख लो। मेरा आज का बस एक ही काम है, तुम्हारा को सारे ये 6 स्टेप दिमाग में बैठा देना। ये एक्चुअल सेल क्या होता है, शॉर्ट सेल क्या होता है, सब समझ जाएंगे, टेंशन मत लो। ये सब जी चलो, बिना देखे प्लीज कॉपी मत देखना, कॉपी में बिना देखे बात करोगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितने सेल्स, कितने स्टेप्स है? 6 स्टेप। लाइव स्टूडेंट आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने स्टेप्स है भाई? 6 स्टेप्स है। ठीक है, पहला स्टेप्स ये बोलता है, पहला स्टेप बोलता है हमें निकालो शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब हो गया, शॉर्ट सेल मतलब हो गया प्रीवियस ईयर का सेल और करंट ईयर सेल। फिलहाल तुम यही समझो, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड मतलब पिछले साल का सेल, एक्चुअल मतलब करंट ईयर का सेल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। दूसरा स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। जीपी रेट, जीपी रेट कैसे निकालोगे? जीपी रेट कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर टर्नओवर इनटू 100। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या रहेगा? स्टेप 1 इंटू स्टेप 2।
स्टेप 3 कैसे याद रखना है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था, शॉर्ट सेल, स्टेप 2 में क्या था, जीपी रेट, तो शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हमको निकालना है इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस ड्यू टू लॉस ऑफ फायर, कि लॉस ऑफ फायर हुआ तो भैया कुछ खर्चा मेरा बढ़ गया। अब उसमें 3 आएगा ए बी सी। इस एबीसी में क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ए क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ फायर, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। बी क्या बोलता है, बी क्या बोलता है, इसका 2 फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू कवरेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कवरेज रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसी को बीकॉम में क्या बोलता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, यही बोलता है। ठीक है, फिर सी वाला क्या बोलता था, सॉरी सी वाला क्या बोलता था क्या बोलता सी वाला, बोलो, बारह फर्स्ट यार, इसमें क्या बोलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, यही ना, जीपी, जीपी इनटू सेल्स जनरेटेड, याद करो जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, है ना, कि पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट और भैया इस साल जो मैंने खर्चा किया, सेल तो बढ़ेगा ना, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, जीपी रेट इनटू सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ये हो गया स्टेप 4। जो भी प्रॉब्लम तुमको स्टेप 4 में हमको पता है, हम दोबारा स्टेप 4 बोलेगा। स्टेप 5 में सिंपल बोला सेविंग्स, और स्टेप 6 क्या बोलता है, स्टेप 6 क्या बोलता है, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 क्यों आया, क्योंकि स्टेप 3 है स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, स्टेप 3 तो अपने आप में क्या है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 है, दैट इज वाई स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, स्टेप 3 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। ठीक है, दोबारा, अब इस बार मैं बोलूंगा, ठीक है, सुनो कितने स्टेप्स है, लेकिन अपने भी 4 ही पहला पहला हम लोग निकालेंगे स्टेप 3, यही सुनो, स्टेप 3, फिर क्या था स्टेप 4, और फिर क्या था स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस क्या करते थे स्टेप 5, है ना, और उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, नेट क्लेम। अच्छा ये सब क्या हमारा ग्रॉस क्लेम है, इसके बाद क्या निकलेगा, नेट क्लेम, और नेट क्लेम तुमको निकालने आता है, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, तो ये हमारा नेट क्लेम है ना, ये हमारा नेट क्लेम है। ठीक है, तो चलो समझा रहा हूं, पहला स्टेप 1 मैं बोलूंगा, स्टेप 1, स्टेप 1 में निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टेप 2 में हमारा है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, है ना, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इनटू कर देंगे 100। अब निकालेंगे स्टेप 3, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। अब निकालेंगे स्टेप 4, बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल एक्सपेंसेस, खाली बीकॉम वाला बोलूं, ठीक है बीकॉम वाला बोलता हूं, एक्चुअल एक्सपेंसेस, फिर बी आएगा, ए में आएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, फिर बी में आएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100। फिर स्टेप सी में क्या आएगा, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 क्या हो गया, सेविंग्स। स्टेप 6 क्या हो गया, स्टेप 3 ग्रॉस क्लेम, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। ठीक है, अब निकालेंगे नेट क्लेम। नेट क्लेम निकालना हम लोग को आता ही है, नेट क्लेम हम लोग एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला सीखे थे, वही हमारा नेट क्लेम है। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत, नो ठीक नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब इसमें तुम लोग को मेरे को बस ये समझाना है, बस ये समझाना है ये शॉर्ट सेल क्या है ना, अरे बोला ना कैलकुलेशन शॉर्ट सेल, तो शॉर्ट सेल क्या है, जिसमें हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल, और फिर क्या समझ पड़ेगा, एक्चुअल सेल। ठीक है, पहले एक बार समझ लो फिर लिख लेना, अभी लिखना मत, पहले एक बार समझ लो। ठीक है, पॉइंट्स टू बी लर्न, क्या क्या पॉइंट को लर्न करना। पहला हम लोग को समझना भैया शॉर्ट सेल, तो शॉर्ट सेल में अपने को क्या समझ पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल। तो ये मेरा पहला पॉइंट है शॉर्ट सेल समझाने का, यही समझा देंगे, खत्म। ठीक है, अब सुनो मेरा डायग्राम देखना, इतना खूबसूरत डायग्राम तुम लोग कभी नहीं देखा होगा।
कैसा लग रहा है? चलो, ये अपना हो गया 1 अप्रैल 2024, वही पुराना एग्जांपल, 1 अप्रैल 2024, और ये क्या है 31 मार्च 2025। ठीक है ना? मान लेते ये ओनर है, ये अपना कौन है, खाली समझ लेना भाई, ये बिजनेस का क्या है, ओनर। ठीक है, और मान लेते ये कंपनी है, ये अपनी क्या है, कंपनी। ओनर किसके पास जा रहा है, कंपनी के पास जा रहा है, बोला भैया हमको इंश्योरेंस चाहिए, फायर पॉलिसी का क्या चाहिए, इंश्योरेंस। तो मैं जो भी कुछ बोलूंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट बोलूंगा, उसके कॉन्टेक्स्ट बोलूंगा। ठीक है, तो कंपनी इसको बोल रही है, मालिक मालिक जी, एज्यूम करो आपको लॉस हो गया, सॉरी एज्यूम करो आपके गोडाउन में आग लग गया, तो आपको कितने दिन में, आप कितने दिन में रिकवरी कर लोगे? तो ये मालिक बोल रहा है मेरे गोडाउन में अगर आग लगा तो एटलीस्ट मुझे 5 मंथ रिकवरी पीरियड चाहिए, मतलब 5 मंथ में मैं फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसने कितना मंथ बोला, इसने कितना मंथ बोलो, 5 मंथ, कि भैया 5 मंथ लगेंगे, 5 मंथ लगेंगे रिकवरी करने में। इसी 5 मंथ को बोलते हैं इंडिमिनिटी पीरियड। क्या बोलते हैं, इंडिमिनिटी पीरियड। ठीक है, कि मतलब ओनर को 5 मंथ लगेगा पूरा का पूरा चीजों को अच्छे से ठीक करने में, जो उसका फुल पोटेंशियल था उस फुल पोटेंशियल को अचीव करने में कितना मंथ लगेगा, 5 मंथ। अब आप बताओ, सुनो सुनो एकदम लॉजिकली बोलना प्लीज, सब लोग बोलना, लाइव स्टूडेंट आप भी बोलना, अगर वो 6 मंथ से, छठा मंथ से 6 मंथ से वो फुल पोटेंशियल में काम कर रहा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 6 मंथ के बाद वाला पैसा देगी? लाइव स्टूडेंट दोबारा सोचो, दोबारा सुनना, अगर 5 महीना मुझे लग रहा है रिकवरी पीरियड में, इसका मतलब हो रहा है कि मैं 5 महीने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं, चीजों को ठीक करने में मुझे टाइम लग रहा है। चीजों 5 मंथ के दौरान मैं क्या करूंगा, रिपेयरिंग करवाऊंगा, गोडाउन में फिर माल वगैरह डालूंगा, एडवर्टीजमेंट कराऊंगा, प्रोडक्शन चालू करूंगा, फिर अपने होलसेलर से बात करूंगा, फिर कस्टमर जब 2-3 महीना देखेगा प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत सारे कस्टमर टूट जाएंगे, फिर कस्टमर को बनाने में, मतलब ये सारे के सारे काम करने में मुझे कितना महीना लग रहा है, 5 महीना। दैट इज आवर इंडिमिनिटी पीरियड। तो इस 5 मंथ में क्या मैं फुल पोटेंशियल में काम कर पा रहा हूं? नहीं। तो जो मुझे लॉस होगा इस 5 महीने में होगा, जो भी मुझे लॉस होगा इस 5 महीने में होगा, ऑन और आफ्टर 6 मंथ, ऑन और आफ्टर 6 मंथ जब मैं फुल पोटेंशियल में काम करूंगा तो क्या मुझे लॉस होगा? बोलो ना, क्या मुझे लॉस होगा? नहीं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिमिनिटी पीरियड का ही लॉस को कवर करेगी, क्योंकि इंडिमिनिटी पीरियड के दौरान आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमम काम आपको लग जा रहा था चीजें ठीक करने में, गोडाउन को रिपेयरिंग कराने में, सप्लायर से माल लाने में, फिर एडवर्टीजमेंट कराने में, फिर प्रोडक्शन करने में। अरे जो चीज बिखर गया है, जो चीज बिखर गया उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी इस 5 महीने का ही आपको लॉस कवर करेगी। छठा मंथ से क्या लॉस कवर करेगी? लाइव स्टूडेंट क्या छठा मंथ से लॉस कवर करेगा? अरे बोलो ना लाइव स्टूडेंट, छठा मंथ से करेगा क्या? तुम बताओ करेगा क्या? नहीं। लाइव स्टूडेंट आप लोग बताओ, 6 मंथ्स के बाद से करेगा? नहीं करेगा। आप बताओ एक चीज, इसको एकदम बिगेस्ट एग्जांपल सोचो कि अब तुम प्रॉपरली ठीक हो चुके हो, तुम्हारा 1 हफ्ते का बेड रेस्ट था, अब तुम प्रॉपरली ठीक हो चुके हो, तो जो भी लॉस हुआ होगा उस हफ्ते भर में जो तुमने काम नहीं किया उसका लॉस हुआ होगा, है ना? नेक्स्ट वीक से क्या लॉस होगा? अब तो आप ठीक हो चुके हैं, अब अपना काम करिए, ऑफिस जाइए, ट्यूशन करिए, ट्यूशन पढ़ाइए, जो करना करिए, लेकिन जो आपने हफ्ता भर बेड रेस्ट पे थे उसी हफ्ता भर में आपको लॉस हुआ होगा। समझ में आया मेरी बात? वही शिव जी यहाँ पे है कि जो मेरा इंडिमिनिटी पीरियड है, जो मेरा इंडिमिनिटी पीरियड है, मेरा यही लॉस होगा। इसके बाद जैसे ही मेरा इंडिमिनिटी पीरियड खत्म हो गया, अब मैं अपने फुल पोटेंशियल में काम कर रहा हूं, मुझे लॉस होगा ही नहीं। और इंडिमिनिटी पीरियड बोलते हैं भरपाई, क्या बोलते हैं? भरपाई, कि जो लॉस हुआ है
उस लॉस का भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगा। हिंदी समझ रहा? भरपाई, कंपनसेशन। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है कंपनसेशन पीरियड, कि जिस पीरियड का लॉस हुआ है उसी पीरियड का लॉस कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो मेरा इंडेमनिटी पीरियड क्या है भाई? 5 साल, 5 महीना, 5 महीना। तो मान लेते हैं मेरा पुराना एग्जांपल जो मैं कर सिखा रहा तुम लोग को, मान लेते हैं 1 नवंबर 2024 को फायर टुक प्लेस, और मेरा इंडेमनिटी पीरियड कितना है? बोलो ना, मेरा इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 5 महीना। तो नवंबर से 5 महीना काउंट करो, नवंबर से 5 महीना काउंट करो, नवंबर से 5 महीना काउंट करो। क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, 31 मार्च 2025, ये आ रहा ना? तो इस दौरान, अच्छा 5 महीना, 5 महीना जो मुझे भरपाई करने में लग रहा है, रिपेयरिंग करवाना, माल लाने में कितना लगेगा? 1 महीना। अरे 5 महीना मेरा भरपाई पीरियड था, लेकिन गोडाउन को रिपेयर करवाने में और गोडाउन को भरने में और प्रोडक्शन करने में मेरा 1 महीना में हो जाएगा काम। तो नेक्स्ट 4 मंथ में थोड़ा बहुत तो सेल करूंगा। तो इस 5 महीने का, ये जो 5 महीना है, मतलब इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच का जो सेल है, इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच का जो सेल है, इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल। दैट इज आवर करंट ईयर, जिसको मैंने आपको बोला था करंट ईयर। मतलब जिस दिन आग लगा वहां से जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड है उसका जो सेल है, दैट इज आवर एक्चुअल सेल। ठीक है, ठीक है। अब मैंने तुमको एक मैंने तुमको बोला था स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। तो मेरा एक्चुअल सेल, सुनो, मेरा एक्चुअल सेल कहां से था? 1 नवंबर 2024 से लेकर के क्या था, बोलो ना, 31 मार्च 2025। तो ये मेरा कौन सा सेल है? एक्चुअल सेल है। ठीक है, अब इसका ठीक प्रीवियस देखना है। तो 1 नवंबर 2024 का प्रीवियस क्या होगा? 1 नवंबर 2023, यही ना? और 31 मार्च 25 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 31 मार्च 24। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड सेल, जिसको अपने बोलते थे प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? 1/11/24 से लेकर के 31 मार्च 25, ये हमारा क्या होगा? करंट ईयर, दैट इज आवर एक्चुअल सेल। इसका ठीक पिछला साल, इस पीरियड का ठीक पिछला साल। जैसे बोलते हैं ना, इस बार की दिवाली में मजा नहीं आ रहा, पिछली बार की दिवाली मजा आ रहा था, तो क्या कंपेयर कर रहे थे? दिवाली दिवाली, वही चीज यहां पे भी है। बस हमने, ये हमारा एक्चुअल सेल है 5 मंथ का। तो प्रीवियस ईयर का 5 मंथ दिखा लो। तो 5 मंथ कौन सा कंसिडर करोगे? इंडेमनिटी पीरियड वाला। जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड है इसका ठीक पिछला साल। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, अरे पिछला साल में तो कुछ भी हो सकता है, इसके पहले भी तो पिछला साल था। अरे नवंबर के पहले क्या पिछला साल नहीं था? था ना, अक्टूबर था, सितंबर था, अगस्त था, जुलाई था। पर अपने को मतलब नहीं है, अपने को उस प्रीवियस ईयर से मतलब है जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड से बिलोंग करता है। तो मेरा इंडेमनिटी पीरियड क्या था करंट वाला? 11/24। तो प्रीवियस ईयर कहां से चालू होगा? 11/23। तो 11/23 से लेकर के 31 मार्च 24 के बीच का जो सेल है, दैट इज आवर स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, और 11/24 से ये करंट ईयर हो गया, मेरा करंट ईयर हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अच्छा तुम बताओ, मैं कहां पे 100% काम कर पा रहा था? एक्चुअल सेल में या स्टैंडर्ड सेल में? कहां पे मैं फुल पोटेंशियल में काम कर रहा था? स्टैंडर्ड सेल में। यहां पे मेरा पोटेंशियल क्या था? 100%। और यहां पे मेरा पोटेंशियल मान लेते हैं 20% था। तो किसका सेल मेरा ज्यादा होगा? स्टैंडर्ड सेल। तो मान लेते हैं मेरा स्टैंडर्ड सेल है 2 लाख रुपया, अब मेरा एक्चुअल सेल है 20,000 रुपया। तो मेरा शॉर्ट सेल कितना आ जाएगा? मेरा शॉर्ट सेल क्या आ जाएगा? 2 लाख रुपया माइनस 20,000, क्या हो गया? 1,80,000। दैट इज आवर शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। एग्जाम में सब, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, टेंशन मत लो।
सब कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन, सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, सब दिया रहेगा। क्लियर हुआ चीज? ये था पहला कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट सेल का। तो शॉर्ट सेल का मतलब हो गया इंडिमिनिटी पीरियड, जो मेरा भरपाई वाला पीरियड है उसका सेल, और ठीक उसके पिछले साल वाला सेल। तो एग्जांपल में मेरा करंट वाला इंडिमिनिटी पीरियड क्या था, 1 नवंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025, उसका पिछला साल। तो पिछला साल हमेशा इंडिमिनिटी पीरियड वाला देखना। तो अगर 1/11/24 है तो पिछला साल कहां से चालू होगा, 1/11/23 से लेकर के 31 मार्च 24। तो उसका सेल को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल, और जो करंट ईयर को बोलेंगे एक्चुअल सेल। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आवर स्टैंडर्ड सेल, सॉरी शॉर्ट सेल। ठीक है। अच्छा, अब इस ये वाला स्टेप में देखो, ये समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंश्योर्ड चार्ज क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रीवियस टर्नओवर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू कर देंगे 100। तो देखो ये निकालना सीख गए, और ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। सारे स्टेप को समझना, ये हम लोग निकालना सीख गए और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। अरे स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 4 में आ जाओ, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में। ठीक है, बीकॉम वाला फॉर्मूला देख लो, ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, 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 और ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ठीक है, सी में आ जाओ, जीपी रेट निकाल लिए थे, स्टेप 2 में तो जीपी रेट निकाले थे, प्लस ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सेविंग भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सब तो दिया ही रहेगा। कौन सा? हाँ एकदम दिया रहेगा। तो अब ये सब कुछ आपको दिया रहेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, बस स्टेप को याद रखने में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब आपको ना एक वर्ड सिखा रहा हूं, टर्नओवर। देखो दो टाइप का टर्नओवर, एक होगा प्रीवियस टर्नओवर और एक होगा एनुअल टर्नओवर। तो जब क्वेश्चन बोलेगा एनुअल टर्नओवर, तो उसका मतलब मैं यहां पे देखो ना, ये हम लोग .2 रिमेंबर में .2, यहाँ .2, ये तुमने लिख लिया है क्या? ये लिख लिया है लाइव स्टूडेंट? अगर नहीं लिखे हो तो मैं ये वाला पेज शेयर कर दूंगा, ग्रुप में लिख लेना घर पे। अरे ये पेज शेयर कर दूंगा, घर पे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी लिखो .2, आपका रहेगा टर्नओवर। तो टर्नओवर 2 दिया रहेगा, क्वेश्चन में 2 टर्नओवर दिया रहेगा। क्वेश्चन में 2 टर्नओवर दिया रहेगा, एक आपका दिया रहेगा प्रीवियस ईयर टर्नओवर, एक क्या दिया रहेगा आपका प्रीवियस ईयर टर्नओवर। ठीक है, और आपका एक दिया रहेगा एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, जो मेरा एग्जाम्पल था, तो मेरा एग्जाम्पल क्या था, यही वाला ना। तो जो मेरा 23-24, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का, इस बीच का जो सेल रहेगा दैट इज आवर प्रीवियस टर्नओवर। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल जो दिया था वो एग्जाम्पल के पॉइंट से बता रहा हूं। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, तो ये जो टर्नओवर दिया रहेगा दैट इज आवर प्रीवियस ईयर टर्नओवर। अगर 24-25 मेरा करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 23-24। तो जो 23-24 का टर्नओवर है दैट इज आवर प्रीवियस टर्न। मतलब करंट ईयर टर्नओवर दिया रहेगा ना। हाँ क्या? तो एनुअल टर्नओवर मतलब करंट ईयर टर्नओवर दिया रहेगा ना। बता रहे भाई, ये समझ में आया? प्रीवियस टर्नओवर समझ में आया तुमको? प्रीवियस ईयर समझ में आया? लाइव स्टूडेंट प्रीवियस ईयर समझ में आया? ठीक है, आज जो एनुअल में, जो एनुअल में, एनुअल का मतलब क्या है, आग किस दिन लगा था, आग किस दिन लगा था, 11, बोलो ना, 11 नवंबर 2024, यही आग लगा था ना। इसका ठीक पिछला 12 मंथ, इसका ठीक पिछला 12 मंथ, एरो देख रहे हो, एरो पीछे की तरफ है, इसका ठीक पिछला 12 मंथ, तो क्या आएगा तुम्हारा, 1 नवंबर 2023।
या इसी का एक दिन पीछे भी कर सकते हो। क्वेश्चन में या तो 1 नवंबर 23 दिया रहेगा और नहीं तो दिया रहेगा 30 अक्टूबर ना, 31 या 30 अक्टूबर, 30 है, 30 अक्टूबर 2023। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो सेल रहेगा दैट इज आवर एनुअल टर्नओवर। तो जिस दिन आग लगा है वहां से ठीक पिछला 12 मंथ का सेल दैट इज आवर एनुअल टर्नओवर। जिस दिन आग लगा है वहां से ठीक पिछला 12 महीना, तो 1 नवंबर 2024 को आग लगा, उससे ठीक पिछला 12 मंथ क्या होगा, 1 नवंबर 2023। या तो फिर एक डेट पीछे देगा, एक दिन पीछे देगा, 30 अक्टूबर 2023, 31 होगा। ठीक है, मेरे को लगा तो कुछ 30-31 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, 31 हो गया, समझ गया ना। जब क्वेश्चन बोलेगा प्रीवियस ईयर टर्नओवर, या क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर टर्नओवर ना बोल करके तुमको दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का डेट, या लिखा रहेगा टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, तो बोलेगा टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, इसका मतलब वो 23-24 का टर्नओवर है। अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2024 का सेल दिया हुआ है। जब बोले क्वेश्चन में एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर तुम समझ जाना, जिस दिन आग लगा है उसका ठीक 12 महीना पीछे। तो आग लगा था 1 नवंबर 2024, 12 महीना पीछे आ जाओ, 1 नवंबर 2023 या 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को क्या क्या सिखाया, इंडेमनिटी पीरियड, शॉर्ट सेल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, फिर मैंने टर्नओवर पढ़ा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने छुपाया, सब पढ़ा दिया। अभी वो खाली रिवाइज करा देंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितने कॉन्सेप्ट है, कितने स्टेप्स है, जितना बोलूंगा उतना बोला। लाइव स्टूडेंट तुम लोग माइक ओपन करके बोलो भाई फटाफट। ठीक है, कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। पहला क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल होता है इंडेमनिटी पीरियड का ठीक पिछले साल वाला, है ना, इंडेमनिटी पीरियड का ठीक पिछले वाला, और एक्चुअल सेल होता है इंडेमनिटी पीरियड वाला सेल। तो स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल हमारा क्या आ गया, शॉर्ट सेल। अब निकालेंगे जीपी रेट। तो जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। देखो ना, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। ठीक है, समझ गया, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इनटू कर देंगे 100, आ जाएगा जीपी रेट। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या आ गया, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, मतलब शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 कैसे याद रखना कि भाई आग तो लग गया, खर्चा तो करना पड़ेगा, आग तो लग गया, खर्चा तो करना पड़ेगा। इसके लिए इसलिए सोचना टोटल कितना आपने खर्चा किया रिकवरी करने के लिए, तो इसको अपने बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस या एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। तो स्टेप 4 में हमेशा सोचना, स्टेप 4 में तुमको यही सोचना है कि आग तो लग गया है, रिकवरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा। तो एक्चुअल जो मेरा खर्चा है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट था, याद है ना, और तीनों को क्या लेंगे, लोअर, तीनों क्या लेंगे, लोअर। पॉइंट 2 क्या बोलता है इसका, मैं बीकॉम वाला बोल रहा हूं, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100। इनटू 100 नहीं था इसमें, अच्छा ठीक ठीक, मैं ही भूल गया। ठीक है, चलो चलो, इनटू 100 नहीं था। ठीक है, स्टेप 3 क्या था, सॉरी इसका स्टेप 4 का सी वाला क्या था, जीपी रेट इनटू सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, कि जो हमने खर्चा वर्चा किया था उस खर्चा की वजह से जो सेल्स हुआ है। अच्छा सुनो ना, जो तुमने खर्चा किया था उस खर्चे की वजह से जो सेल्स हुआ, नॉर्मली एक्चुअल सेल ही होगा, तो ठीक है देख लेंगे क्वेश्चन में। तो जीपी रेट इनटू एक्चुअल सेल्स जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन एक्चुअल सेल, ये हो गया एबीसी। इन तीनों क्या लेंगे, लोअर। स्टेप 5 में क्या दिया हुआ, सेविंग्स। स्टेप 6 में क्या बोलता है, स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, यह आ जाएगा हमारा ग्रॉस क्लेम। और नेट क्लेम निकालने के एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला, जो एवरेज क्लॉस सिखाए थे फॉर्मूला वो।
क्लियर है? अच्छा, हमारा टर्नओवर दो टाइप का है, एक है प्रीवियस ईयर टर्नओवर, एक है हमारा एनुअल टर्नओवर। प्रीवियस ईयर टर्नओवर मतलब पिछले साल का टर्नओवर, सिंपल, पिछले साल का पूरा, अप्रैल 2023 लेकर के 31 मार्च 2024। और एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है, जिस दिन आग लगा है उसका ठीक पिछला साल 12 महीना, जिस दिन आग लगा वहां से ठीक 12 महीना पीछे। अगर आग लगा है 1 नवंबर 2024 का, इसका 12 महीना क्या होगा, 1 नवंबर 2023। तो 1 नवंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 का जो सेल है, दैट इज आवर एनुअल टर्नओवर। सच बोलना, कोई दिक्कत हुआ क्या? लाइव स्टूडेंट, कोई दिक्कत हुआ क्या? उससे आसान लग रहा है कि नहीं आसान लग रहा है? बस खाली एक से दो क्वेश्चन कर लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, अपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों हो सकता है, अलग से भी दे सकता है। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तब एज्यूम करते हैं। हाँ, तो मैं जब वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं हर वैरायटी क्वेश्चन कवर करूंगा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। देखो, ये होता, ये भी जो क्लास किए हो इसको बोलते हैं 70% सक्सेस। तो जब तक 4 से 5 क्वेश्चन नहीं करोगे तब जाके 100% नहीं होगा, तो डाउट आना संभावना है। अगर आपके मन, सॉल्व सोल्यूशन दिखाएंगे भाई। आप लॉस ऑफ स्टॉक पढ़े हो? लॉस नहीं पढ़ा, डायरेक्टली आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट में। तो लॉस ऑफ स्टॉक मैंने सिखाया था। हाँ, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला जो यूज किए थे, हेलो, एवरेज वही वाला फॉर्मूला लगेगा नेट क्लेम निकालने का, समझा? हाँ, अरे लॉस होगा 5 लाख रुपया, तो कंपनी 5 लाख थोड़ी देती है, कंपनी उससे कम देगी। तो जो मेरा क्लेम हुआ वो 5 लाख रुपया, कंपनी दे रही देंगे 4 लाख रुपया, दैट इज अवर नेट क्लेम। हम मांगेंगे 5 लाख रुपया, मिलेगा कितना, 4 लाख। तो जो मांग रहे हैं दैट इज अवर ग्रॉस क्लेम, जो मिलेगा दैट इज अवर नेट क्लेम। तो अभी 70% ही आप सीखे हो लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आप बिल्कुल सोचना कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो जेन्युइन डाउट है, हम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं बोलूंगा वो डाउट फिलहाल के लिए रखो अपने मन में। एक बार 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, शायद, मेरे उम्मीद है आपको मन में जो डाउट आ रहा था वो सारा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,